हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सरमन एट बनारस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम सरमन का मतलब समझे तो वो होता है रिलीजियस स्पीच देना। तो ऐसे ही अगर तुम कनेक्ट करते हो तो द सरमन एट बनारस का मतलब हो गया कि किसी ने बनारस में जाकर एक रिलीजियस स्पीच दिया था। अब वो इंसान कौन था और उसने क्या स्पीच दिया था वो तो हम इस चैप्टर में जानेंगे। वैसे ये मत समझना कि ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साथ ही साथ ये चैप्टर तुम्हें जाते जाते लाइफ लेसन भी देकर जाएगी। तो चलो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे इस वीडियो के बाहर तुम्हारे एग्जाम में आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और उन्होंने अपनी बॉडी को 483 बीसी में त्याग दिया। वैसे गौतम बुद्ध बचपन में नॉर्दर्न इंडिया के प्रिंस थे, मतलब उनका जन्म एक किंग के घर में हुआ था। लेकिन सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करने, स्कूलिंग करने बाहर भेज दिया गया था। फिर गौतम बुद्ध पूरे 4 साल पढ़ाई करके वापस अपने किंगडम आते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, वो 16 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। इसके कुछ ही वक्त बाद गौतम बुद्ध का एक बेटा होता है और अगले 10 साल गौतम बुद्ध, उनकी वाइफ और उनका जो बेटा होता है सभी मिलके अपनी लाइफ एकदम रॉयल्टी में बिताते हैं। और ऐसे ही करते करते हमारे जो गौतम बुद्ध हैं वो 25 साल के हो जाते हैं। और इन 25 सालों में गौतम बुद्ध को सफरिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है वो उनसे इन सब बातों को छुपा के रखती है। जिन्हें नहीं पता सफरिंग का मतलब प्रॉब्लम्स होता है। मतलब गौतम बुद्ध भले ही 25 साल के हो गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि गौतम बुद्ध अपने इस रॉयल्टी वाले लाइफ को छोड़कर बाहर की दुनिया में निकल जाते हैं। तो होता ये है कि गौतम बुद्ध एक दिन हंटिंग करने जा रहे होते हैं, तब वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर थोड़ी दूर और चलने के बाद वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। फिर थोड़ी दूर और चलते हैं और फिर वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं। जिन्हें नहीं पता, फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है शव यात्रा। जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे ऐसे कंधे पे 4 लोग मिलके उठा के ले जाते हैं, राइट? तो उसे ही हम शव यात्रा बोलते हैं। फिर गौतम बुद्ध थोड़ी और आगे जाते हैं और तभी वो एक मॉन्क को देखते हैं जो कि भीख मांग रहा होता है। ये 4 इंसिडेंट देखने के बाद गौतम बुद्ध अंदर ही अंदर इसका आंसर मांगने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है। और फिर जो हमारे गौतम बुद्ध है वो इनलाइटमेंट की खोज में निकल जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से जिन्हें इनलाइटमेंट का मतलब नहीं पता है, तो इनलाइटमेंट का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना। इसके बाद हमारे जो गौतम बुद्ध होते हैं वो अपनी किंगडम को, अपनी फैमिली को छोड़कर 7 साल तक ऐसे ही दुनिया में भटकते रहते हैं। लेकिन एट लास्ट वो एक पीपल की ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पे तब तक बैठे रहते हैं जब तक उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हो जाती है। इसके बाद क्या होना था, गौतम बुद्ध फाइनली 49 डेज तक वहीं ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और लगातार मेडिटेशन करते रहते हैं एंड उसके बाद जाकर उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होती है। अब देखो, तुम्हारे बुक में ये 49 डेज वाली बात नहीं गिवन है, लेकिन इजिली अगर तुम गूगल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर इनलाइटमेंट मिलने के 7 दिन बाद गौतम बुद्ध जिस ट्री के नीचे बैठे थे ना, उस ट्री का नाम बदल के बोधि ट्री रख दिया जाता है। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। इसके बाद जो हमारे गौतम बुद्ध होते हैं वो अपनी नॉलेज को पूरे दुनिया में बांटना, मतलब शेयर करना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अब लोग उन्हें गौतम बुद्धा के जगह बुद्धा द अवेकेंड, बुद्धा द इनलाइटेंड ऐसे करके बुलाने लगते हैं। इसके बाद जो हमारे गौतम बुद्ध सबसे पहले अपना सरमन रखते हैं वो होता है बनारस में। मतलब जहाँ पे गौतम बुद्ध सबसे पहली बार जाके अपनी रिलीजियस नॉलेज को बांटते हैं, शेयर करते हैं, वो जगह था बनारस। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम द सरमन एट बनारस रखा गया है। और वैसे भी बनारस शहर स्पिरिचुअल नॉलेज को बांटने के लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि वो पूरा शहर होली रिवर गंगा के बगल में ही लाई करता है। देखो, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मुझे पता है तुम सबका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है एंड ऐसे में तुम लोग सोच रहे होगे कि हम सैंपल पेपर बुक्स खरीद लेते हैं, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, इंग्लिश का अलग। देखो, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन तुम्हें अलग अलग बुक्स खरीदने की क्या जरूरत है जब तुम्हें एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं। इससे सिर्फ तुम्हारा पैसा ही नहीं बचेगा, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। ये बुक स्ट्रिक्टली लेटेस्ट बोर्ड सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है। और साथ ही में तुम ये मत सोचना कि अगर एक ही बुक में सब डाल दिया है तो उसमें प्रॉपरली सारी चीजें नहीं होंगे, बल्कि इसका उल्टा है। इसमें तुम्हें सैंपल पेपर के साथ साथ कॉन्साइज माइंड मैप्स और तुम्हें रिवीजन नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इसमें 700 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है। इस बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाके खरीद सकते हो।
अब इसके बाद एक किस्सा बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। ओके, एक लेडी है जिसका नाम है किसा गौतमी। वो अपने एक लौते बेटे को खो देती है, मतलब उसका डेथ हो जाता है। लेकिन किसा गौतमी अपने एक लौते बेटे के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और अपने बेटे के डेड बॉडी को लेकर आसपास हर जगह जाती है और सभी लोग से जाकर एक ही बात कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को ठीक करने का एक मेडिसिन दे दो। ये सुनकर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, क्योंकि वो लड़का तो अब मर चुका है, अब कुछ भी कर लो वो लड़का वापस नहीं आ सकता। फिर एट लास्ट एक आदमी किसा गौतमी के पास आता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारे बेटे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता जिससे ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। किसा गौतमी रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे बताओ वो कौन है। तो वो आदमी कहता है, साक्य मुनि तब बुद्धा। किसा गौतमी रोते हुए बुद्धा के पास जाती है और उनसे भी अपने बेटे को ठीक करने के लिए मेडिसिन मांगने लगती है। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर तुम मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाके दोगे, मतलब एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाके दोगे किसी ऐसे घर से जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, मतलब उस घर से जिस घर में किसी ने अपने बेटे को नहीं खोया हो, किसी ने अपने हस्बैंड को नहीं खोया हो, किसी ने अपने दोस्त को नहीं खोया हो, किसी ने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया हो, तो ही मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक करूंगा। देखो टास्क बहुत सिंपल था। किसा गौतमी को बुद्धा को एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाके देना था किसी ऐसे घर से जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। भले ही ये सुनने में इजी लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो किसा होती है वो घर घर जाती है, लोगों से मस्टर्ड सीड मांगती है। बहुत सारे लोग उसे मस्टर्ड सीड देने के लिए रेडी भी थे, लेकिन कोई भी एक भी ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। मतलब कोई भी एक ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी ने भी किसी अपने को ना खोया हो। एट लास्ट किसा जो होती है वो थक जाती है, होपलेस हो जाती है और स्ट्रीट के साइड में बैठ जाती है। फिर किसा देखती है कि अंधेरा हो गया था और शहर के जो लाइट्स थे ना वो काफी ज्यादा फ्लिकर कर रहे थे, मतलब बदबुद कर रहे थे। और किसा जैसे ही थोड़ी देर और वेट करती है वहीं स्ट्रीट पे बैठे बैठे, तो वो देखती है कि जितने भी लाइट्स है जो फ्लिकर कर रहे थे अब वो बंद हो चुके हैं, मतलब पूरा का पूरा शहर अंधेरा में ढल चुका है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि उस टाइम पे तो बल्ब का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो ऐसे लाइट फ्लिकर कैसे कर रहे थे। तो हाँ, उस टाइम पे बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम के लोग लालटेन यूज करते थे। अब मत बोलना कि उस टाइम पे आग का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने 3-4 साल पहले डाली थी उसके नीचे भर भर के ये कमेंट्स थे। फिर किसा गौतमी को ये बात समझ में आ जाती है कि जो इंसान की लाइफ होती है ना वो भी बिल्कुल इन लाइट्स की तरह होती है, वो भी बिल्कुल फ्लिकर करते रहती है और एक पॉइंट के बाद उन्हें भी बंद होना पड़ता है। मतलब इंसान की जो लाइफ है वो भी एंड होती है। किसा को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गई थी इस दुख में कि उसे अपने बेटे को वापस जिंदा करना है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जो डेथ है ना ये सबके लिए कॉमन है, इसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी आया है ना उसे एक ना एक दिन मरना ही है। और इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में किसी ने किसी अपने को ना खोया हो। किसा गौतमी को समझ में आ जाता है कि अगर तुम्हें सही मायने में इमॉर्टल बनना है, अमर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर से सेल्फिशनेस को त्यागना होगा। इसके बाद जो हमारे बुद्धा है वो हमें जीवन का मोल ज्ञान देते हैं। ध्यान से सुनना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बुद्धा कहते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो मुसीबतों से, पेन से, दुख दर्द से भरा हुआ है और इस दुनिया में हर जन्मा इंसान को एक ना एक दिन डेथ को फेस करना ही है और इससे बचा नहीं जा सकता। एक दिन हम सब बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल एक पके हुए फल की तरह। जैसे तुम सबको तो पता ही होगा कि जब एक फल पक जाता है तो वो खुद ब खुद पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसे तोड़ना नहीं पड़ता जाकर। उसी तरह से हम भी पके हुए फल की तरह एक ना एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और हमारा भी इस दुनिया में काम पूरा हो जाएगा और तब हम भी बिल्कुल उस फल की तरह गिर जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। इसके बाद बुद्धा कहते हैं हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल एक अर्दन पॉट की तरह है। अर्दन पॉट का मतलब मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का घड़ा समझ सकते हो। बुद्धा कहते हैं जैसे एक मिट्टी का बर्तन को एक ना एक दिन टूटना ही पड़ता है, वैसे ही हमारा लाइफ भी होता है, हम सबको भी एक ना एक दिन मरना ही होता है। फिर वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यंग हो, तुम एडल्ट हो, तुम रिच हो, पुअर हो, तुम बेवकूफ हो या स्मार्ट हो, क्योंकि डेथ को कोई ओवरकम नहीं कर सकता। एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किंग्समैन देयर रिलेशन, मतलब तुम अपने रिलेशन में किसी को भी मरने से नहीं बचा सकते। इसलिए रोकर कोई फायदा नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें संसार के नियमों के बारे में पता होता है और इसलिए तो वो कभी दुखी नहीं रहते। आंसू गिराने से, मतलब वीप करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, उल्टा रोने से तुम सिर्फ खुद को और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दोगे। इस दुनिया में जो कोई भी पीस को प्राप्त करना चाहता है वो शोक, शिकायत और दुख के तीर को अपने अंदर से निकाल फेंकता है। मतलब जिस दिन तुम शोक, शिकायत और दुख को अपने अंदर से निकाल फेंकोगे उस दिन ही तुम सही मायने में पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर पाओगे, मतलब पीस ऑफ माइंड अचीव कर पाओगे। आसान शब्दों में कहूँ तो दुख को भुलाकर ही पीस ऑफ माइंड की प्राप्ति की जा सकती है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है।
देखो मैंने तुम्हें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन तुम एक बार रीडिंग जरूर डाल देना। रीडिंग डालने के बाद ये जो हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा और तुम एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। वैसे भी मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा भी नहीं। वैसे इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादातर हार्ड वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलूं, ताकि एग्जाम में तुम्हें लिखने में आसानी हो, तुम वहां पे हिंदी थोड़ी लिख के आओगे।